हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये क्लास कक्षा 12 के भूगोल विषय को ध्यान में रखते हुए भूगोल प्रैक्टिकल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर माध्य, माध्यक, बहुलक, मानक विचलन, स्पीरमैन कोटि सहसंबंध, इन सभी प्रश्नों का विस्तृत या विश्लेषण किया जाएगा। अब सबसे पहले बात है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पहली बात आती है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं? तो अनुसंधान करता है या अन्वेषण करता है या प्रेक्षक है जो सूचना इकट्ठी करता है। तो किसी दी गई निर्धारित सूचना, जैसे उस सूचना को लेकर के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, मतलब किसी दी गई निर्धारित सूचना के लिए व्यक्तिगत तौर पर या किसी अन्य माध्यम से इकट्ठे किए गए संख्याएं हैं या संख्यात्मक मान है, उनको आंकड़े कहोगे। तो सबसे पहली बात आती आंकड़े क्या होते हैं। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुव्यवस्थित ढंग से संग्रह करके और जो मान इकट्ठे किए जाते हैं या गणितीय रूप में प्रदर्शित संख्याओं को क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। अब आंकड़ों के प्रकार कितने हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े। इन्हें द्वितीयक या गौण आंकड़े भी कहा जाता है। अब सवाल पूछा जाता है वाइवा के अंदर यानी मौखिक के अंदर या सीधा एग्जाम के अंदर, और कक्षा 10 के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यही चीजें कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक आंकड़े वह होते हैं जैसे मुझे किसी की सूचना चाहिए या विभिन्न कक्षा के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की संख्या को लेना है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जाकर के हर कक्षा के अंदर अगर अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को काउंटिंग करूंगा तो वो आंकड़े ला करके प्रस्तुत करूंगा, तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। या जैसे प्रत्येक कक्षा कक्ष में स्टूल टेबलों की संख्या क्या है, उनकी एक सूची बनाऊंगा, तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं। अब प्राथमिक आंकड़े पहले से कहीं किसी जगह प्रकाशित नहीं होते, ये हम स्वयं अपने स्तर पर इकट्ठे करते हैं। तो इनका प्रमुख उदाहरण आता है जैसे कोई साक्षात्कार है या किसी से व्यक्तिगत पूछताछ करके। और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। तो ये वे आंकड़े हैं जो पहले से कहीं प्रकाशित होते हैं और हम अपनी सुविधा अनुसार उन्हें इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई सरकारी दस्तावेज है या निजी कार्यालय के अंदर कोई दस्तावेज है या अपने विद्यालय के कक्षा 10 के पिछले 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम है, इनको क्या कहोगे? द्वितीयक आंकड़े कहोगे। तो एक बार द्वितीयक आंकड़ों के बारे में फिर से ध्यान रखना कि अगर जो आंकड़े सरकारी या निजी दस्तावेज अभिलेख के अंतर्गत प्रकाशित है पहले से, जैसे अपने राज्य के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर बारिश किस प्रकार की हुई है, उन वर्षा के मान है, या अलग अलग जिलों के अंदर की वर्षा कितनी हुई है, तो ये मौसम विभाग कार्यालय के अंदर या मौसम विभाग का मंत्रालय है उनके अंदर इन आंकड़ों को लिया जाता है। तो इन्हें कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। अब द्वितीयक आंकड़े क्या है, जैसे उसके बाद आती है सांख्यिकी श्रेणियां किस प्रकार की होती है। जैसे संख्या लिखी आती है कहीं कि एक विद्यार्थी के कक्षा 10 के एक टेस्ट के अंदर विभिन्न विषयों के अंदर अंक निम्न अनुसार है, तो उन्हें किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो पहली बात आती है व्यक्तिगत श्रेणी कैसी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी यदि मैं किसी कह दूं कि एक कक्षा टेस्ट में एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्तांक निम्न अनुसार है, तो 6 विषयों के जो प्राप्तांक लिखे जाते हैं ये व्यक्तिगत जिस प्रकार से हमें मिले हैं उसी तरीके से दर्शा दिया जाता है। जैसे 6, 8, 3, 5, 4, 2 इस तरीके से। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है। पूछा जाता है उदाहरण व्यक्तिगत श्रेणी किससे कहोगे? तो जैसे मान हमें प्राप्त होते हैं हम उसी क्रम में रख देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। और उदाहरण पूछा है तो आप अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण उसका प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा आता है खंडित श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी क्या होती है। तो आते तो सारणीबद्ध है। अब जैसे मैं इसी बात को कहूं एक छात्र के 6 विषयों के प्राप्तांक लिखे, इसकी जगह अगर मैं पूरी कक्षा जैसे कक्षा 10 या कक्षा 12 की 10 के 60 विद्यार्थी है, उन 60 विद्यार्थियों के गणित विषय या कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंदर जो प्राप्तांक आते हैं, 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक अगर मुझे लिखना पड़े तो 60 संख्या जैसे इसी तरीके से 8, 3, 5, 2, 4 लिखते लिखते 60 बार संख्या लिखूंगा। उससे बेहतर है कि मैं उनको सारणीबद्ध कर सकता हूँ। इस तरीके से अंक है, जैसे एक तरफ लिख दूं प्राप्तांक और दूसरी तरफ लिख दूं विद्यार्थियों की संख्या। तो जैसे एक अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी, मतलब एक जो 5 बार आएगा 60 बार संख्या लिखूंगा 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक उसमें। तो जो
समांक या फ्रैक्शन रिपीट होते हैं, वापस पुनरावृत्ति होती है, उन्हें केवल एक बार ही लिखा जाता है और जितनी बार आया है उतनी बार उसकी आवर्ती दर्शा दी जाती है। जैसे अंक 2 वाले इसी तरीके से 60 विद्यार्थियों को प्राप्तांक पूछे जाते हैं तो 8 विद्यार्थियों के 2-2 अंक आए, तो 2 एक बार ही लिखा है, उसकी आवर्ती है वो 8 दर्शा दी जाती है। इस प्रकार से जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं ऐसी टेबल बना करके उन्हें कहा जाता है क्या, अवर्गीकृत या खंडित श्रेणी। अब उसके बाद बारी आती है तीसरी, वर्गीकृत श्रेणी क्या होती है। तो अब जैसे यही किसी बड़े परीक्षा की बात होती है कि कक्षा वापस जैसे 10 के वार्षिक विषय के अंक दिए जाते हैं और वो भी वापस 60 विद्यार्थियों के या 100 विद्यार्थियों के, तब क्या होता है कि अंकों की एक सारणी इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिसके अंदर ये बार बार संख्या, जैसे 100 में से अंक आएंगे तो कहीं 3, 5, 20, 25, 28, 50, 56, 52 इस तरीके से अंक बहुत ज्यादा संख्या आ जाएगी। उन सभी को अगर मैं सारणी में अभी जैसे लिखा है अवर्गीकृत श्रेणी में वैसे लिखूंगा तो भी पूरा व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा, तो उससे बेहतर क्या किया जाता है, इन्हें वर्गों में बांट दिया जाता है। एक तरफ वर्ग आता है, एक तरफ आवर्ती आती है। जैसे 0 से 10 अंक तक लाने वाले कितने होते हैं, 10 से 20 तक कितने आए, 20 से 30 तक कितने आए, 30 से 40 तक कितने, 40 से 50 तक, जैसे 50 का प्राप्तांक हो तो इन सभी को एक वर्गों में बांट करके और 0 से लेकर के 10 तक, इसमें 0 अंक वाला इसमें शामिल होता है, 10 वाला इसमें शामिल नहीं होता है। जिसके 10 अंक आए उसको अगले में काउंट किया जाता है। फिर 10 से 20 तक वाले 10 को शामिल इसमें कर लिया जाता है, 20 अगले में। तो इस तरीके से उनकी संख्या जैसे 3 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, तो ऐसे जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं उनको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ध्यान रखना 3 प्रकार के, व्यक्तिगत जैसे प्राप्त हुए वैसे लिख लो, अवर्गीकृत सारणीबद्ध करना, कोई भी समांक जितनी बार आया जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से किसी की आवर्ती होती है, जितनी बार आवर्ती होती है उसमें दर्शा दिया जाता है। और उसके बाद वर्गीकृत में आता है, वर्गों में बांट दिया जाता है। अब उसके बाद जैसे देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, तो दिए गए आंकड़ों का जो एक ऐसा मान जो उन सभी का नेतृत्व करता है, यानी उनके लगभग केंद्र का माप होता है। जैसे उन सभी आंकड़ों का माध्य होता है या औसत होता है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या जिसके उदाहरण पूछे जाते हैं तो 3 तरीके के केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य माप होते हैं। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक या इसको माध्यिका भी कहते हैं, और तीसरा होता है बहुलक। ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मान है। इसके अलावा मानक विचलन भी है, स्पीरमैन कोटि सहसंबंध भी है। तो अब जैसे बात आती है माध्य कैसे निकाला जाता है, और ये सवाल 3 तरीके से लिए जाते हैं। फिर वापस व्यक्तिगत के भी निकालने की अलग विधि है, खंडित श्रेणी के निकालने की अलग विधि, वर्गीकृत श्रेणी के निकालने की अलग विधि। तो जैसे वापस कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी का पहला तरीका माध्य निकालना। तो पहले तो माध्य के सूत्र देखिए तीनों विधियों के। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य जहां 5, 7 एक संख्या आती है या 10 एक संख्या आती है तो उनका माध्य निकालने का तरीका सीधा जो भी प्रेक्षण दिए उन सभी प्रेक्षणों का योग कर लो, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, कोई प्रेक्षण कितनी बार आया उसका भाग दे दो, तो इस तरीके से निकाला जाता है प्रेक्षणों का माध्य। माध्य को x बार सिंबल से भी दर्शाया जाता है। दूसरी बात आती है कैसी, खंडित श्रेणी, यानी जिसमें वर्ग नहीं होता है, चर होता है, x का मान होता है केवल एक तरफ f होता है। तो खंडित श्रेणी हो या वर्गीकृत या अखंडित श्रेणी हो, उन दोनों की विधि एक जैसी होती है। खंडित श्रेणी का माध्य निकालना है जैसे x बार, तो सूत्र आता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी जो x का मान होता है f का मान होता है उन दोनों का गुणा करके फिर पूरी सारणी में एफ एक्स का योग कर लिया जाता है। उसके अंदर जितनी बार आवर्ती हुई है बारंबारता उन सभी के योग का भाग दिया जाता है। और वर्गीकृत श्रेणी का भी यही तरीका है। अब वर्गीकृत श्रेणी के अंदर क्या होता है, एक तो सामान्य, ये जो विधि है इस विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। अगर आपके सवाल में आया कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल कीजिए, या आप कह रहे हैं पद विचलन या कल्पित माध्य विधि, जैसे कल्पित माध्य विधि, उस विधि से भी हल कीजिए। तो कल्पित माध्य विधि, इसका अलग फॉर्मूला
माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार का सूत्र फिर से वही है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जो वर्गों में मटी होती, वर्गों से मध्य मान निकाल दिया जाता है एक्स का मान, फिर वापस वही तरीका। अभी इनके सवाल भी लूंगा उदाहरण लेकर के। कल्पित माध्य विधि के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आपको एक्स के जो मान होते हैं, ए पर एक्स के जो मान होते हैं, उस एक्स के मान में से एक कल्पित माध्य माना जाता है। और कल्पित माध्य मानने के बाद एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू एच, इस तरीके से इसका मान निकाला जाता है कल्पित माध्य विधि से। तो अब जैसे देखिए तीनों अलग अलग श्रेणियों के तीन अलग अलग उदाहरण या प्रश्न लेकर के ऐसे कहूं तो हल करने के लिए। अब जैसे सबसे पहली बात आती है व्यक्तिगत श्रेणी का। जैसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट संख्या देकर के आपको पूछा जाता है, पहला सवाल ही कि एक विद्यार्थी के कक्षा टेस्ट में या जैसे एक विद्यार्थी की परीक्षा में या कोई कक्षा टेस्ट है 20 अंकों का, कक्षा टेस्ट में 6 विषयों के अंक निम्न अनुसार है। अब अंक लिख दिए जाते हैं जैसे 5, 15, 12, 8, इसी तरीके से जैसे और कोई मतलब संख्या दी जाती है 16 और 4, ये है। अब यदि आपको इसका माध्य निकालना है, सीधा पूछा जाता है कि उसका माध्य ज्ञात कीजिए। या एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 6 पारियों के अंदर या 10 पारियों के अंदर रन दे दिए जाते हैं। या और कोई जैसे किसी एक क्षेत्र में 6 दिनों के अंदर जो बारिश के आंकड़े हैं, 15 दिनों के अंदर बारिश के आंकड़े, उन्हें दे दिया जाता है। इसके अंदर अभी सूत्र बताया था, क्या करोगे, व्यक्तिगत प्रेक्षण है और व्यक्तिगत प्रेक्षणों के अंदर सभी प्रेक्षणों का योग करोगे। जैसे 5 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 4, तो सभी के सभी 6 प्रेक्षणों का योग करना है, बटे जितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो जैसे 20, 32, 40, 50 और 60, तो 60 बटे 6 यानी माध्य आ जाएगा, वो कितना आएगा, 10 अंक। तो पीछे मात्रक भी अनिवार्य रूप से लिखना है कि आपने किसका निकाला। तो ये है पहला तरीका। अब दूसरा सवाल इसका अगर करना है, माध्य पूछा जाता है, वो ले रहा हूं मैं कि खंडित श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी के अंदर जैसे एक एक्स का मान होता है और एक एफ का मान दिया जाता है, उस एक्स और एफ के बाद हम करते हैं एफ और एक्स का गुणा। तो जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से आपको एक्स के मान मिल जाते हैं। मतलब यही वापस कहा जाता है कि कोई संख्या है या किसी के प्राप्तांक है। तो इस तरीके से आप फिर जैसे 7 है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, तो इस प्रकार से उसकी मिल जाती बारंबारता। अब एक यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बारंबारता का योग करना है। 12, 3, 15, 6 की 4, 25, तो बारंबारता का योग 25 हो जाता है। अब ये खंडित श्रेणी का माध्य निकालना है। आपको ये छोटी सी टेबल देगा, इतनी सी ऐसे लिखी हुई, मतलब क्षैतिज तरीके से, और खंडित श्रेणी का पूछेगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो खंडित श्रेणी का माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, तीसरा कॉलम बनाना है एफ और एक्स के गुणनफल का। तो जैसे 10 का 7 से गुणा 76, 20 का 5 से 100, 30 का 3 से 90, 40 का 7 से 240, 50 का 4 से 200, इस तरीके से। अब इस कॉलम के अंदर सिग्मा एफ और एक्स का योग करना है। काउंटिंग एक बार देख लेना, कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, विधि एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी आपको। 9 और 7, 16, 4, 20, 0, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 8, 7, 70, 100, 90, 240 और 50 का 4 से 200, तो यहाँ पर इनका योग हो जाता है और उसके बाद टोटल योग हो जाता है 700। अब इस खंडित श्रेणी का माध्य निकालना है, तो माध्य का फिर से वही सूत्र लगेगा। खंडित श्रेणी में ये विधि है प्रत्यक्ष विधि, याद रखना। खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का एक ही फॉर्मूला है, जैसे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
तो x बार बराबर, अब सिग्मा एफ एक्स का योग कितना आया 700। 700 के अंदर आप भाग किसका दोगे, सिग्मा एफ का यानी 25 का। तो 700 के अंदर 25 का भाग दोगे, 25 का भाग 50 में, मतलब 70 में 50 दो बार, शेषफल पी से 20, 200, 200 में 8 बार। तो कुल मिला करके अगर ये कोई अंकों का है तो पी से अंक लिख लोगे, या किसी बारिश का है तो पी से वर्षा mm में दी हुई है तो mm लिख लोगे, इस प्रकार से। या किसी विद्यार्थियों की संख्या है तो जो भी है उसके पीछे मात्रक लगाना। अब यहाँ पर केवल x और f दिया है तो कोई मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से खंडित श्रेणी का माध्य निकाला जाता है। अब तीसरा सवाल है तीसरी श्रेणी का, और वो श्रेणी है वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी का माध्य कैसे निकाला जाता है? वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए जैसे आपको दे देगा सवाल कि, अब जैसे तीसरा सवाल, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इनकी दो विधियां, एक तो प्रत्यक्ष विधि है और एक कल्पित माध्य विधि है। माध्य मान करके अब आपके सामने जैसे ये आंकड़े दिए जाते हैं वर्गों में बटे हुए, एक तरफ वर्ग होगा, एक तरफ उसकी बारंबारता होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरीके से 40 से 50। ये तो वर्गों में बटी हुई संख्या होगी, यहाँ पर इनका योग लिखा हुआ आएगा। और बारंबारता आप अपनी तरफ से ले लो, कोई भी संख्या मानिए है तो, नहीं तो 4, 8, 6, 5, इसी तरीके से 2। तो इन बारंबारताओं का योग यहाँ पर लिख देगा जैसे 25। अब आपको इनको हल करना है। तो जैसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य पूछा जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि का तो वही जो अभी तरीका बताया था उसी तरीके का कॉलम बनेगा। एक तरफ तो वर्ग लिखा है, और अब जैसे इसमें एक नया बात है, x का मान नहीं दिया है, तो f तो दिया हुआ है, x हमें ज्ञात करना है। और x ज्ञात करने के बाद प्रत्यक्ष विधि का भी सूत्र बताया था, क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एफ एक्स निकाल दो प्रत्यक्ष विधि से। कल्पित माध्य विधि भी इसी के अंदर मैं समझाऊंगा वापस से। तो वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पर आप योग के रूप में काम ले सकते हैं। तो बारंबारता इनकी जैसे दी हुई है 4, 8, 6, 5, 2, 8, 4, 12, 6, 18, 20, 5, 25। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान आ जाता है 25, और एक्स निकालना। अब एक्स के लिए ध्यान रखना, कभी कभी एक छोटा सा सवाल दे देगा, जैसे 20 से 50 वर्ग का एक्स या मध्य मान होगा। तो मध्य मान का मतलब होता है 20 का मान, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 70, 70 बटे 2 यानी 35, जो एकदम इनके 20 की संख्या है, मतलब इनका मध्य का मान। तो अब x का मान निकालना है। x के लिए क्या करोगे, दोनों को योग करो, मतलब या तो इनके मध्य का मान निकाल दो, 10 का आधा 5, इसी तरीके से इनका 15, 20, 30, 50 का आधा 25, 40, 30, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। ये x का मान है। x का मान निकालने के बाद एफ एक्स का निकालना है, तो क्या करोगे, 4 × 5 20, 15 का 8 से 120, 25 का 7 से 150, 35 का 5 से 175, 45 का 2 से 90। तो यहाँ पर निकालोगे सिग्मा एफ एक्स का मान। अब इनका योग करना है, तो 5 2 2 4 5 9 9 18 18 7 25, फिर 5 हासिल 2, 3 और 2 5। तो कुल मिलाकर कितना आता है 555। एक बार कोई मिस्टेक हो तो प्लीज अपनी तरफ से भी इनकी कैलकुलेशन कर लेना। 16, 20, 25, 5, 3 2 5, ठीक है। अब निकालना है माध्य, और माध्य के लिए फिर से वही विधि, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहां से करोगे, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाता है 555 बटे 25 x बार, और यहां से x बार निकालना है तो भाग दे दो फिर से 2, 25, 55, 5 और फिर 5, 55 में फिर 2 बार 22, 10 मतलब 5 के अंदर 50 और 2,
यानी 22.2 अगर ये अंकों का है तो इस तरीके से इनका निकाला जाता है क्या, माध्य। अब माध्य के बाद एक यही विधि है, अगर मैं यहाँ पर इसी सवाल को चेंज करके बोल दूं कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए,